Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Vikas Kumar from Guideline Chemistry Classes छपरा। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड एसिड में थर्ड लेक्चर। और सॉरी ये थर्ड लेक्चर नहीं है, फोर्थ लेक्चर होगा आपका, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि मैंने आपको कंप्लीट रूप से उसको पढ़ा दिया था। जिन्होंने नहीं पढ़ाया वो हमारे लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं। और उसके बाद आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो ध्यान दीजिएगा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जितने भी सॉलिड होते हैं वे सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। और वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे। तो जैसा कि आपने देखा था कि मेटालिक सॉलिड में मेटल आइटम थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स थे, ठीक। उसके बाद आयनिक सॉलिड में आयंस थे। तो ये सभी क्या होते थे, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे जो कि उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आप कह सकते हो। और उन सभी के कंबाइनिंग से ही एक लार्ज सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है भाई? तो क्रिस्टल लैटिस के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम इसका एक फिगर बनाएंगे। जैसा मैं फिगर बना रहा हूं, आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे। सबसे पहले आप क्या करो कि एक क्यूब बना लो। ये आपका एक क्यूब बन के तैयार हो गया। वो तो आपको बनाने आता होगा। उसके जो पिछला पोर्शन है उस पिछले पोर्शन के इक्वल फिर जो है आपने देखा जो पिछले पोर्शन के इक्वल हमने एक और स्क्वायर बनाया। फिर जो अगला स्क्वायर है उसके इक्वल हमने एक उसके नीचे स्क्वायर बना लिया। फिर ये अगला स्क्वायर है उसके नीचे एक और हमने स्क्वायर बना लिया। और फिर यहां से इसको हमने अटैच कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया एक क्यूब का 3 डायमेंशनल फिगर। और इसमें आप जो है जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सभी कॉर्नर्स को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है। और जो इस पॉइंट से आप अरेंज कर रहे हो तो इस पॉइंट्स का आपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखा। इस पॉइंट्स का ये क्या है? तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और पॉइंट्स को जो हम लोग ये पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि ये किसी भी सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है जिसको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है।
तो आपने देखा यहाँ पे कि पार्टिकल्स का या फिर पॉइंट्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ठीक है, और वो भी रेगुलर वे में है। तो ये रेगुलर वे में जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है वही कहलाते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस को आप कैसे एक्सप्लेनेशन दोगे, इसको कैसे डिफाइन करोगे? क्रिस्टल लैटिस ए रेगुलर थ्री डायमेंशनल arrangement of particles in a space is known as crystal lattice। अब ध्यान दीजिएगा, a regular 3-dimensional arrangement of particles in a space is known as crystal lattice। तो ये आपने 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखा। अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप पार्टिकल्स भी कर सकते हो या फिर और पॉइंट्स भी कर सकते हो, ठीक है, और पॉइंट्स इन ए स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट्स, ठीक है, किसी एक कांस्टेंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वो हो जाएगा एटम्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। तो ये हो जाएंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अब देखिए, तो आप कह सकते हो कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स और क्या कहलाते हैं? तो ये पॉइंट्स जो कहलाते हैं लैटिस पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? तो लैटिस पॉइंट। तो यहां से नोट करके कुछ हम लोग बातें लिख सकते हैं। Each points in a crystal lattice is known as lattice point। हो गया। सेकेंड नोट करके आप ये लिख सकते हो, each lattice point represent a constituent particle which may be atoms or molecules और आयंस। चलिए ध्यान दें, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। ये तो बात समझ में आया। और जब इन पार्टिकल्स को एक स्ट्रेट लाइंस के थ्रू अरेंज किया जाए, अटैच ज्वाइंट किया जाए, तो वो क्या करते हैं? एक पूरे क्रिस्टल लैटिस का ज्योमेट्री प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नोट 3 में करके आप लिख सकते हो कि ईच लैटिस पॉइंट joined through
a straight line to bring out the entire geometry of crystal लैटिस। ओके, तो ये चीज हो गए। तो यहां से आपने देखा ये जो 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, तो क्रिस्टल लैटिस के। तो क्रिस्टल लैटिस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिएगा कि पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है, जो कि एक डिफरेंट ज्योमेट्री प्रोवाइड करता हो वो क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। ईच लैटिस पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल लैटिस नोन एज लैटिस पॉइंट, ईच पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल लैटिस नोन एज लैटिस पॉइंट, एंड ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन constant particles which may be atoms, molecules or ions, and each lattice point joined together by a straight line to bring out the geometry of the lattice। तो इस तरीके से जो है आपने क्रिस्टल लैटिस के बारे में समझा। ठीक है, आप इसको लिख लो। इसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं यूनिट सेल के बारे में। चलो जाओ, यहां जो है अभी आपने देखा कि ये क्रिस्टल लैटिस था। अब ये क्रिस्टल लैटिस सिर्फ 4 बॉक्स से मिल गए, 4 क्यूब से मिल गए नहीं बनता, बल्कि ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ बॉक्स होंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे, और जो आपस में कंबाइन होते हुए चारों तरफ से जो है एक लार्ज क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये तो लार्ज क्रिस्टल लैटिस है, बट इसका कोई ना कोई एक ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार यूज कर रहे हो। तो वो स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या हो सकता है, तो उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन हमें ये दिख रहा है कि पार्टिकल्स का एक ग्रुप है जो कि एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है, वो कहलाएगा आपका ये क्यूब, यानी कि वो आपका होगा स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको बार बार रिपीट करने पर एक नए क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। तो यहां से आपने देखा ध्यान दो, यहाँ पर आपने देखा कि इस क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन जो है वो आपका यहाँ क्यूब बन रहा है, और इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सभी कॉर्नर्स पर आप एक पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ से ये क्या बन गया, तो यूनिट सेल बन गया। ठीक है, अब जो है इस यूनिट सेल को आप कैसे डिफाइन करोगे, a smallest portion of a crystal lattice, a smallest portion of a crystal lattice which when repeated over again and again to bring about the entire
ज्योमेट्री ऑफ crystal lattice is known as यूनिट सेल। अब देखो कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट पोर्शन जो है किस क्रिस्टल लैटिस का यूज किया गया, जिसको बार बार रिपीट किया जाता है, और बार बार रिपीट करने पर वो एक पूरे क्रिस्टल लैटिस का एक ज्योमेट्री प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कि एक ब्रिक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो एक ब्रिक्स को बार बार हर डायरेक्शन में अरेंज करके एक वॉल खड़ा कर दिया जाता है। तो वॉल जो हो गया आपके क्रिस्टल लैटिस हो गया, जो कि 3 डायमेंशनल फिगर होता है, और उसका एक ब्रिक्स हो गया जो आपका एक यूनिट सेल की तरफ बिहेव करेगा। तो यह रहा आपका यूनिट सेल। अब रही बात कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यूनिट सेल के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। तो अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अब इस क्रिस्टल लैटिस को मेजर करने के लिए अगर हम यूनिट सेल को, क्रिस्टल लैटिस के फॉर्मेशन में अगर हम यूनिट सेल का यूज कर रहे हैं, तो उसके मेजरमेंट में इस यूनिट सेल के साइड और एंगल्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो यहाँ पर अगर मान लो कि आपने ए, बी और सी 3 जो है इसके साइड्स को आपने यूज किया, और यहाँ से जो है इसके बीच अल्फा, फिर यहाँ बीटा और फिर यहाँ गामा। आपने किस यूनिट सेल के 3 डायमेंशनल साइड्स का यूज किया और 3 डायमेंशनल एंगल्स का यूज किया। तो आप कह सकते हो, फर्स्ट पॉइंट देखकर, देयर आर 3 डायमेंशनल sides of unit cell are A, B and C. Second, there are 3 angles between the sides are alpha, beta and gamma. ठीक है, hence there are 6 पैरामीटर। कौन कौन से 6 पैरामीटर है? ए, बी, सी, अल्फा, बीटा एंड गामा। बात समझ गए? तो इस तरीके से जो है इसके इस क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल के 3 साइड्स होंगे और 3 एंगल्स होंगे, और टोटल पैरामीटर्स बन जाएंगे 6। ओके, तो इसको आप लोग लिख लो। अब हम इसके आगे जो है इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। अब यहां ध्यान देना, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल के टाइप्स क्या क्या हैं? तो पहला जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। यहां से जो है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम लोग
सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ओके, अब जो है यहां से प्रिमिटिव यूनिट सेल के कोई टाइप्स नहीं होते हैं, बट सेंटर्ड यूनिट सेल के टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल फर्स्ट, सेकंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है बाबू, तो आपने देखा कि ये जो है यूनिट सेल के कुछ टाइप्स हैं, और इस टाइप्स को आप लोग लिख लो ताकि इसको बताने में आगे आसानी हो। इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब चलो ध्यान दो, यहाँ पे कुछ हम यूनिट सेल के पहले हम फिगर बना लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो है 5 फिगर बनाया है। ठीक है, 5 फिगर किस लिए बनाया है, तो हमने इन सारे टाइप्स यूनिट सेल के हर एक टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब हो गया कि द यूनिट सेल इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो, तो कॉर्नर्स पे हो। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉट से। यहाँ कुछ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कांस्टेंट पार्टिकल्स कहाँ है, तो सिर्फ और सिर्फ जैसे कॉर्नर पे है, तो ये कहलाएंगे SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान है, तो ये होते हैं प्रिमिटिव। ये प्रिमिटिव भी होते हैं, लेकिन नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया कि कॉर्नर्स पे तो हो, बट कॉर्नर्स के अलावा एडिशनल कहीं ना कहीं सेंटर पे हो, और वो सेंटर हो सकता है या तो पूरे बॉडी का सेंटर हो, या तो किसी फेस का सेंटर हो, या फिर किसी अपोजिट फेस का सेंटर हो, या फिर किसी एज का सेंटर हो। ठीक है, तो कॉर्नर पर होते हुए एडिशनल कुछ और भी कांस्टेंट पार्टिकल्स हो जो किसी भी फेस या एज या बॉडी के सेंटर में अवेलेबल हो, तो वो क्या कहलाता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉर्नर तो बनाएंगे, सब में कॉर्नर होगा,
चलो ध्यान दो। अब हम लोग आते हैं इसके डिफिनेशन पे। हम इसके डिफिनेशन को बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में लिखोगे, द यूनिट सेल इन विच constituent particles are present only at the corners are known as primitive unit cell और simple cubic unit cell, जिसको हम SCC से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में लिखोगे, द यूनिट सेल इन विच constituent particles are present at the corners as well as some constituent particles are present also on the center of any part of the body is known as non primitive unit cell और सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इस सेंटर्ड यूनिट सेल को हमने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो आपका था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। आप अपनी कॉपी में देखोगे, अभी मैंने आपको लिखा है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब हो गया कि द यूनिट सेल इन विच constituent particles are present at the corners as well as only one constituent particles is present in the center of the body is known as body center unit cell और इसको हम लोग BCC से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर से सुन लो, the unit cell in which constituent particles are present at the corners and only one constituent particle is present in the center of the body or center of the unit cell is known as body centered unit cell, ओके। बॉडी सेंटर के बाद हमने लिखा था आपको फेस सेंटर यूनिट सेल। तो फेस सेंटर में क्या है कि आप देख रहे हो कि क्यूब के 6 फेस होते हैं और इन 6 फेस के सेंटर पर हम लोग जो है एक एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ऐड कर देंगे फेस के सेंटर पे। उस फेस का सेंटर देखे तो यहाँ पे आएगा और इस फेस का सेंटर देखे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as one constituent particle is present at the center of each face। each face यहाँ पे बोलना जरूरी है, तो फिर से सुनना। the unit cell in which constituent particles are present at the corners and one constituent particle is present at the center of each face is known as face centered unit cell और इसको हम लोग FCC से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब रही बात, उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था इंड सेंटर के बारे में। तो इंड सेंटर में हम क्या करते हैं कि कॉर्नर पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते ही होते हैं, साथ साथ कॉर्नर के अलावा किसी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे भी होते हैं। जैसे मान लो अगर इस फेस को लेते हैं तो यहाँ पर इसके अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम ऊपर वाले को लेते हैं तो नीचे को लेते हैं, सामने वाले को लेते हैं तो फिर उसके सामने वाले को। इस प्रकार से किसी एक पेयर अपोजिट फेस के सेंटर पे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो, द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसको क्या नाम दोगे, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ओके। अब यहाँ देखो लास्ट बच गया एज सेंटर। तो हम जानते हैं कि क्यूब में 12 एज होते हैं, तो उन सभी एज के सेंटर पे एक एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। 12 एज के सेंटर पे हमने एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि द यूनिट सेल इन विच constituent particles are present at the corners as well as one constituent particle is present at the center of each edge is known as edge centered unit cell, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपने 5 यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। तो ये आपके यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इस लेक्चर में आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे भी जो है डिस्कशन करेंगे, ओके। तब तक के लिए आप लोग लिख लो, थैंक्स।